हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके साथ आरी बेल को हिट कीजिए ताकि जब भी मैं नई और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास राइट अवे नोटिफिकेशन आए। ओके, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी वर्क परमिट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने की, बट ड्यू टू सर्टन रीजंस एंड स्कैरसिटी ऑफ टाइम मैं नहीं कर पा रही थी। बट टुडे इज़ द लकी डे, finally I have uploaded video related to work permit. So और मेरे पास काफ़ी सारे questions and concerns भी आए थे। First of all, thank you so much for that, for showing trust and for showing confidence in me. एंड वर्क परमिट से रिलेटेड सारे पॉइंट, सारी चीज़ें एंड सारे FAQs मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। सो अगर आप कनाडा में आके काम करना चाहते हैं, यू आर इंटरेस्टेड एंड आप जानना चाहते हैं वर्क परमिट के बारे में, तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वर्क परमिट? वर्क परमिट कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम का एक तरीका है उन लोगों के लिए, फॉर द पीपल जो PR डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई PR डायरेक्टली फॉर कैनेडा, देन यू कैन कम हियर ऑन वर्क बेसिस। सो आप काम करने के इंटरेस्टेड भी हैं काम करने के लिए और आप PR के लिए एलिजिबल भी नहीं है डायरेक्टली, तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ये बेनिफिट कैनेडियन गवर्नमेंट ने दे रखा है, सो थैंक यू सो मच टू देम। सो वर्क परमिट ये है। टाइप्स ऑफ वर्क परमिट की दो टाइप्स होती हैं, ओपन एंड एम्प्लॉयर बेस्ड। सो एम्प्लॉयर बेस्ड वो है, अब मुझसे लोगों ने सवाल किया है कि हम कनाडा आके काम करना चाहते हैं बट हमें नहीं पता हम कैसे आए। सो गाइज, वर्क परमिट इज़ फॉर यू। एम्प्लॉयर बेस्ड वो वर्क परमिट होती है जिसमें आपने अप्लाई किया, आप जो है कंट्री में नहीं है या कंट्री में है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। आपने अप्लाई किया कैनेडियन एम्प्लॉयर के पास, आपको जॉब ऑफ़र मिली, आप सेलेक्ट हुए, जॉब ऑफ़र मिली आपको, उस जॉब ऑफ़र के बेस पे आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे कनाडा में IRCC की वेबसाइट पर। IRCC आपका जॉब ऑफ़र देख के आपको वर्क परमिट दे देगी। कैसे देगी? आपका जॉब ऑफ़र तो है आपकी एप्लीकेशन में, प्लस जो एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने आपको वर्क परमिट दी है वो आपके लिए LMIA करवाएंगे, लेबर मार्केट असेसमेंट। सो वो असेसमेंट होने के बाद जो है वो असेसमेंट जो है एम्प्लॉय के लिए नहीं, एम्प्लॉयर के लिए होती है कि असेसमेंट का मीन्स ये है कि उन्हें कैनेडियन जॉब मार्केट में ना तो कोई सिटीज़न मिला, ना ही कोई परमानेंट रेजिडेंट मिला उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। दैट्स वाई दैट एम्प्लॉयर इज़ हायरिंग समबडी हु इज़ ईदर नॉट सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट। सो ये असेसमेंट एम्प्लॉयर को करवानी होती है। अगर वो नहीं करवाते हैं तो वो इन एलिजिबल एम्प्लॉयर्स में आ जाते हैं और आप इन एलिजिबल एम्प्लॉयर्स के कंपनी में जॉब अप्लाई ना करें, बिकॉज़ अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगी, बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी इनएलिजिबल। कैसे पता करें कि कौन सा एम्प्लॉयर एलिजिबल है कौन सा नहीं? तो वो IRCC की वेबसाइट पे मेंशन होता है, उसका लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ये तो थी एम्प्लॉयर बेस्ड। ओपन वर्क परमिट सेकेंड टाइप, ये क्या होती है? जब आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है लेकिन फिर भी आप कनाडा जाके काम करना चाहते हैं, उस केस में आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। ओपन वर्क परमिट क्या है? इसमें ना तो आपके पास जॉब ऑफ़र है, ना ही कोई एम्प्लॉयर इन्वॉल्व है, ना ही उसे लेबर मार्केट असेसमेंट करवानी है। सो नो जॉब ऑफ़र, नो LMIA। ओके, सो ये आप अपने आप से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं खुद से तो आप लॉयर की, इमिग्रेशन कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आता है वर्क परमिट प्रोसेसिंग टाइम। कितना टाइम है, कितने टाइम में आपकी वर्क परमिट जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होके उसका रिज़ल्ट आ जाता है? सो इट टेक्स 12 वीक्स और ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ये 16 जून 2020 इसी साल अभी IRCC ने अपडेट किया है वेबसाइट में। और 12 वीक्स में आपका बायोमेट्रिक इन्वॉल्व नहीं है। ये 12 वीक्स वो वीक्स हैं जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है,
प्लस आपका बायोमेट्रिक का जो टाइम है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उससे अलग है ये प्रोसेसिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए। वर्क परमिट एक्सटेंशन आपको मिल जाती है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपने वर्क परमिट की जो एक्सटेंशन है वो आपने वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले ही अप्लाई कर दी हो। अगर आपकी वर्क परमिट एक्सपायर हो गई है और फिर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगी। आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो आपको विजिटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप कनाडा में रह पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क परमिट फ़ीस। तो वर्क परमिट फ़ीस है $155 और इसमें अगर आप वर्क परमिट की एक्सटेंशन ले रहे हैं तो वो भी इन्वॉल्व है। वर्क परमिट एप्लीकेशन कहाँ से मिलनी है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फ़िलअप करना है। सो गाइज़, वर्क परमिट जो है उसकी DIY मैं वैसे आपको बता दूँगी, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने विज़िटर वीज़ा अप्लाई किया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको विज़िटर वीज़ा की DIY बताई थी कि आप कैसे कर सकते हैं, वो सिमिलर ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्वेश्चनेयर आपको करना ही करना है फिल आउट। क्वेश्चनेयर का लिंक कम टू कनाडा विज़ार्ड, वो वहाँ से आपको क्वेश्चनर मिल जाता है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। उससे जब आप क्लिक करेंगे आपका क्वेश्चनर ओपन हो जाएगा। उसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप कभी कनाडा आए हैं या नहीं, आपका कोई रिलेटिव कोई फैमिली मेम्बर कनाडा में रहता है या नहीं, आप कभी PR रहे हैं या नहीं, सो ये सारे जनरल क्वेश्चंस होते हैं। इनको आप अकॉर्डिंगली जवाब देते रहें तो आपका क्वेश्चनर का रिज़ल्ट आ जाता है 7-8 स्टेप्स के बाद। उस रिज़ल्ट में या तो आपको लिखा होता है कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, या फिर लिखा होता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, या फिर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अनदर वीज़ा। सो उसके अकॉर्डिंग आपने आगे प्रोसीड करना होता है। तो इतना मुश्किल नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कोई मुश्किल आती है फिर भी, सो यू कैन आस्क मी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। टेलीग्राम पे कमेंट करके, फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट थिंग कि आप अपनी वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद कनाडा से चले जाएंगे, ये ऐसा आपने कन्वेंस करना होता है इमिग्रेशन ऑफिसर को। वेल 100 में से 90% जो वर्क परमिट के केसेस होते हैं उसमें से कोई कनाडा से वापस जाना नहीं चाहता है, वो PR ही अप्लाई करते हैं, बट स्टिल तो मैं ऐसा सबके लिए नहीं कह सकती 100%, आई एम नॉट श्योर। कुछ लोगों का मन नहीं होता है, वो वापस भी चले जाते हैं, बट 90% केसेस में आप PR अप्लाई कर देते हैं और आपको PR मिल जाती है। सो एक तो ये कि आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को ये कन्वेंस करने का मतलब ये नहीं है कि आप इन पर्सन बैठ के कन्वेंस कर रहे हैं कि ऑफिसर मैं चला जाऊंगा अपनी वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद। इट्स लाइक कि आपने वर्क परमिट जिस डेट से जिस डेट तक की अप्लाई की है, उसमें आपकी एप्लीकेशन में 2 कॉलम्स होते हैं कि आप वर्क परमिट कौन सी डेट से कौन सी डेट तक चाहिए। सेकेंड थिंग, आपका स्टे कनाडा में कब से कब तक रहेगा, तो ये दोनों डेट्स मैच होनी चाहिए। ये दोनों डेट्स मैच हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कन्वेंस कर पा रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिसर को कि आप वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद चले जाएं। शो कीजिए कि आपके पास इनफ मनी है कनाडा में सर्वाइव करने के लिए। अगर आप अकेले आ रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपने जो है फ़ंड्स लेके आने होते हैं। फ़ंड्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, अगर तो आप टूरिस्ट बेस पे आए हैं, टूरिस्ट वीज़ा आपके पास है, कनाडा में आप ऑलरेडी हैं, तो भी आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वर्क परमिट अगर इनसाइड कनाडा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आउटसाइड कनाडा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनसाइड कनाडा के केस में कौन से लोग होंगे जो वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, दे आर ईदर टूरिस्ट। सो गाइज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू वर्क परमिट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, सो यू कैन आस्क मी। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for watching. Keep watching Canada Life.